ओके, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स। अच्छा, इसमें सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, रोटेशनल मैकेनिक्स, प्रीवियस ईयर्स जेईई मेंस का मॉड्यूल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पूरा सेंटर ऑफ मास है और रोटेशनल मैकेनिक्स है। तो मैं तुमसे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करके पूछूंगा, तो जो भी क्वेश्चन होगा तुम मुझे नोट करा देना, तो मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर इजी क्वेश्चन होगा तो यहीं पर डिस्कस कर दूंगा, और डिफिकल्ट होगा तो फिर व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बताओ। 1 से 5 तक। 2. क्वेश्चन नंबर 2 बता ही देता हूँ। अ स्क्वायर शेप होल ऑफ साइड लेंथ L बराबर a/2 इज कर्व्ड आउट अ डिस्टेंस d a/2 from center of uniform circular disk of radius a. If the distance of center of mass of remaining portion from O is a upon x, then x की वैल्यू होता नहीं। अच्छा, ये दूरी a/2 है और ये भी दूरी a/2 है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताना है, तो निगेटिव मास कॉन्सेप्ट लगाओगे, आंसर दे देगा। तो व्हाइट बोर्ड प्ले चल रहा हूं तुम्हें, तो अपने मोबाइल पे देखते रहना इसको। मोबाइल पे तुम क्वेश्चन को पे रखना। क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक है, चलो। बाई सिमेट्री से जो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो कायदे से देखो तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा सेंटर ऑफ मास, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। तो फिर ऐसे कोऑर्डिनेट बना दो, y एक्सिस x एक्सिस। इसका मतलब आपको एक्सियम निकालना है। एक्सियम का फॉर्मूला मैंने बताया था, m1 x1 माइनस m2 x2 m1 माइनस m2। ठीक है, m1 क्या है? जब ये कैविटी नहीं होती तो इसका मास डेंसिटी सिग्मा है। तो लिखो, तुम यहां लिखोगे m1 की जगह पे सिग्मा इंटू इस डिस्क का एरिया बनेगा पाई a स्क्वायर। ये बन गया मास इस पूरे डिस्क का, इंटू x1। अब पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन ही होता, अगर कैविटी नहीं होती तो पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन होता, तो 0 माइनस m2 इसका मास है, जिससे सिग्मा इंटू इसका एरिया जो बनेगा, एरिया ये जो है a/2 है, सॉरी दिस इज a/2, दिस इज a/2, ये a/2 है, a/2। तो एरिया क्या बनेगा, a/2 का स्क्वायर इंटू x2 होगा कि ये जो स्क्वायर है ना, इसका सेंटर ऑफ मास, वो तो ये सेंटर है, उसकी यहां से दूरी उन्होंने a/2 दे रखी है, ये दूरी भी a/2 दे रखी है। यहाँ क्या लिखोगे, a/2 एंड डिवाइड बाई m1 माइनस m2। m1 ये वाला m1, m2 ये वाला m1 ये है। देखो सिग्मा पाई a स्क्वायर माइनस सिग्मा ये बनेगा a स्क्वायर बाई 4। तो यहां से देखो क्या बनेगा, ये 0 कैंसिल आउट, ये बनेगा माइनस सिग्मा इंटू ए क्यू अपान
ये 4 इंटू 2 8 बनेगा, एंड डिवाइड बाई ये 4 ये 3 सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। तो इससे बन जाएगा तुम्हारा कितना, दिस इज माइनस ए अपॉन 6। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि वैल्यू है माइनस ए बाई 6 माइनस ए अपॉन एक्स है, देन व्हाट इज एक्स, एक्स की वैल्यू 6। ठीक है, समझ में आई अभी? यस सर। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा अपने मोबाइल पे देखते रहना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, या एक काम करते हैं पहले मैं मार्क कर लूं, पहले मार्क कर लेता हूं फिर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 5 6 तो 5 sure. क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद 6 7 8 9 9, देखते रहना तुम लोग। 9 के बाद 10 10 के बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 के बाद 20 20 के बाद 21 22 23 13 sir. 23 आलेख क्या करना चाहते हो तुम? 23 इसके बाद 24 24 के बाद 20 सर 24 24 हाँ 25 26 7 8 9 30। ठीक है, 30 तक पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 भी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग आएंगे 5 पे। तो क्वेश्चन 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। यार मीटिंग छोड़ नहीं सकते हो, ध्यान रखना। सर मैं बोल रहा हूँ वो मीटिंग रिकॉर्ड कर लेंगे आप, क्योंकि मेरे में आवाज नहीं आ रही अच्छे से, क्लास नेट नहीं खराब हो रहा है कराओगे अभी। जाओगे नहीं यहाँ से। कह रहा है अ सोन इन फिगर व्हेन ए स्पेसिफिक स्फेरिकल कैविटी, तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा बट मुझे दिख रहा है, तो तुम अपने मोबाइल पे देख लेना। सेंटर एट ओ ऑफ द रेडियस 1 इज कट आउट ऑफ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस r centered at C. The center of mass of remaining part of the sphere is G. For example, the surface of cavity R can be determined by equations. ठीक है, 1 मीटर को कट कर दिया गया। मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ। सुनना, मैं समझाना भी पड़ सकता है। इसमें सब ये जो है ना, ये सेंटर सी है और ये जी है, ये बड़े वाले का सेंटर है और ये इसका सेंटर है ओ।
और ये रेडियस 1 के बराबर है और ये रेडियस उनके अनुसार r के बराबर है। The center of mass of remaining part of this sphere is g। ठीक है, कह रहा है कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास g है, तो इस r की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तुम उसी तरीके से क्या करो जो काम किए थे, ऐसे बना लो और ऐसे y एक्सिस बना लो, दिस इज द y एक्सिस। ये y एक्सिस है, x एक्सिस, और ये बड़े वाले का सेंटर है, ये बड़े वाले का सेंटर। अच्छा, ये दूरी कितनी होगी, कैसे निकालेंगे, इसके लिए तुम कर सकते हो, ये दूरी बनेगी 1 के बराबर, क्योंकि ये 1 है, रेडियस तो 1 बनेगा। और यहां से लेके ओके, ये ना ये इस बाउंड्री पे दिया गया, क्वेश्चन थोड़ा गलत बना दिया मैं डायग्राम, ये बाउंड्री पे दिया गया, इसको बाउंड्री पे बनाना पड़ेगा हमें, ये बाउंड्री पे ऐसे, ये इस तरीके से, ये ऐसे बेसिकली। और ये बेसिकली क्या है, बड़े वाले का सी है, ओ है, ये सी है और ये रेडियस 1 के बराबर है। अब निकाल सकते हो तुम। देखो, ये दूरी अगर 1 है, यहां से लेके ये 1 है, ये दूरी भी 1 है और ये दूरी कैपिटल आ रहा है, यहां से आता कैपिटल आ रहा है, ये है 1, तो ये कितना बनेगा, दिस इज कैपिटल R माइनस 1 बनेगा। कोई पूछे ये दूरी कितनी बनेगी, ये दूरी तो पता है कितना बनेगा, ये दूरी कैपिटल R होगा, सॉरी ये दूरी यहां से लेके यहां तक 1 होगा। अरे इतने भी जरूरत क्या है, तो 2 में से घटा दो तो आंसर आ जाएगा, इसकी जरूरत क्या है, हालांकि लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये R माइनस 1 बनेगा और ये दूरी बनेगी R माइनस 2R माइनस, सॉरी 2 माइनस R बनेगी। पता है कैसे, देखो यहां से लेके यहां तक डायमीटर है, दैट इज 2, ये है R, तो कोई पूछे ये दूरी तो 2R माइनस 2। अब फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सियम का फॉर्मूला होता है m1x1 माइनस m2x2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2। अच्छा, अगर ये ओरिजिन है तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास g है ना, तो ये इधर है लेफ्ट साइड में, अगर ये लेफ्ट साइड में तो माइनस लिखोगे, तो माइनस साइन लिखोगे 2 माइनस r, एक्सियम 2 माइनस r इधर बनेगा। m1 क्या है, देखो माइनस में क्यों लिख रहा हूं, ये ओरिजिन है लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस, माइनस दिस इक्वल टू m1 पूरे का मास जब कैविटी नहीं होती तो सिग्मा इंटू पाई इंटू R स्क्वायर बनेगा, पूरा एरिया मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू इस पूरे डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो C ही है, तो यहां पे 0 लगाओगे, माइनस m2 इसका मास है, सिग्मा ही लेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो डिस्क ही है ना, स्फेरिकल कैविटी है, ओके गड़बड़ हो गया, ये सिग्मा नहीं लेंगे, यहां पे क्या लेंगे, रो लेंगे, दिस इज रो इंटू पूरे का वॉल्यूम, दिस इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू x1 0 है, m2 इस कैविटी का मास, रो इंटू 4/3 पाई r क्या है 1 है इसका क्यूब, इंटू इसका जो सेंटर वो तो ये है ना, ये है, उसका इससे दूरी क्या होगी R माइनस 1, यहाँ क्या लिखोगे R माइनस 1,
x2 हो गया अपन m1 माइनस m2, m1 ये है और m2 ये, सब्ट्रैक्ट कर दो तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस रो इंटू 4/3 पाई 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस इस माइनस को कट करके प्लस बना देगा और ये बनेगा 2 माइनस आर ब्रैकेट में इज इक्वल टू, देखो ये रो है ना 4π/3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, रो भी यहाँ भी है, रो भी यहाँ पे कट जाएगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना दिया 2 माइनस आर, ये बनेगा क्या r माइनस 1 बचेगा डिवाइड बाई यहाँ से क्या बचेगा आर क्यू माइनस 1। अच्छा आर क्यू माइनस 1 का एक्सप्रेशन क्या होता है, आर क्यू माइनस 1 क्यू बनेगा आर माइनस 1 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, इट इज ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है प्लस ए बी या माइनस ए बी, प्लस कर लिया। अब ये इसे कैंसिल आउट हो गया, अब इसके इधर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2 माइनस आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर बराबर 1 आएगा। देखो उन्होंने भी दिखा है आर स्क्वायर आर प्लस 1 2 माइनस आर बराबर 1, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। इसके बाद 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद तुमने पूछा 23, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा जो छूट गया तो दोबारा भी पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है क्या बीड ऑफ मास एम स्टे एट अ पॉइंट ए कामा बी। और एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, जितना तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है ना अभी 2020 में, ये क्वेश्चन 2020 में आया है, इसके पहले 2-3 बार और आ चुका है। तो जेईई मेंस के जो क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो अगर तुम 20-30 साल के लगा लेते हो ना तो क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फिर रिपीट होंगे, एकदम सिमिलर रिपीट होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें जो मैं इसके पहले ना देखा था, हर क्वेश्चन देखा हुआ है जो इस नए साल में आ रहा है और 2021 में भी यही होगा, इसलिए PYQ छोड़ना मत। A bead of mass m stay at a point A, B and the wire bent in the shape of parabola इतना and rotating with the angular velocity इतना, the value of omega is कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। 23 में इस तरीके से बना हुआ है, ये y वर्सेस x का ग्राफ है, इक्वेशन y बराबर है 4cx² और एक बीड है, इसमें बीड मतलब रिंग है। तो सही बात है, अगर रिंग को इस वायर में अगर ऐसे पहना के इस वायर को ऐसे घुमाओ ना तो ये रिंग एक सर्टेन दूरी पे जाके तुम्हें रुकी हुई नजर आएगी, रुकी हुई नजर आएगी। तो क्या करो, इक्विलिब्रियम बैलेंस कर लेते हैं, एबीडी बनाओ। तो नॉर्मल डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। mg कैसे दिखाओगे, डाउनवर्ड दिखाओगे। दूसरा एक और इसे फोर्स दिखा सकते हो, अगर तुम इसी रोटेटिंग फ्रेम में चले जाओ और तुम भी उसी ओमेगा से घूमो तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाओगे अबे, एंड दिस इज m और ये इसका कोऑर्डिनेट x, y है, लेट्स दिस इज x, y, x, y है। तो ये दूरी किसके बराबर होगी, x के बराबर होगी, ये दूरी x होगी, ये दूरी y होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है m r ओमेगा स्क्वायर, और r तो ये दूरी होगी ना दैट इज x, m r इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये बन गया। अच्छा बिना सेंट्रीफ्यूगल का भी तुम चाहो तो कर सकते हो, जो नहीं कि सेंट्रीफ्यूगल से करो। बस सेंट्रीफ्यूगल पे जाने पे क्या होगा कि ये तुम्हें पार्टिकल रुका हुआ नजर आएगा। कहा था ना कि अगर सेंट्रीफ्यूगल के साथ सब उन क्वेश्चन करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर को पार्टिकल रुका हुआ नजर आए, तो कब नजर आएगा, तो जिस ओमेगा से फ्रेम घूम रहा है अगर उसी ओमेगा से तुम भी घूमने लगो, उसी ओमेगा से तुम्हें ये पार्टिकल रुका हुआ नजर आएगा। एबीडी बनाओगे तो हमारा ओमेगा स्क्वायर इधर, mg इधर, n इधर। चूंकि ये पार्टिकल इस पर्सन को रुका हुआ नजर आ रहा है तो ये पर्सन कहेगा कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हर डायरेक्शन में होगा, हर डायरेक्शन में। तो ये जो वायर है ना, वायर के टेंजेंट में भी नेट फोर्स 0 होगा। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, लेट्स दिस एंगल इज थीटा। ये जो कर्व है ना, ये कर्व का ये वाला एंगल थीटा मान लिया। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो बनेगा 90 माइनस थीटा। अब तुम क्या करो, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो, इस वायर के पैरेलल, ये 90 है ना, वायर के पैरेलल फोर्स बैलेंस करो।
तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और एम जी का कंपोनेंट इधर आएगा, दिस इज एम जी कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एम जी कॉस ऑफ 90 थीटा इज साइन थीटा। बन गया। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, इसको ये रहने दो, एम एक्स ओमेगा स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू एम जी। अच्छा ये कॉस है ना, कॉस को इधर भेज दो, कॉस को इधर भेजो तो बनेगा एम जी एंड साइन अपॉन कॉस इज टेन थीटा, और जो टेन थीटा होता है इट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो ये जो dy बाई डी एक्स इसको डिफरेंशिएट कर दो y को, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा तो बचेगा 8cx, 8cx। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको mg रहने दो और tan थीटा इधर पे लिख दो, क्या 8cx। अब देखो m से m कट गया, x से एक x कट गया, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, दिस इज c 8cg का रूट, 8cg का रूट आएगा। तो तुम देख सकते हो दिस इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। 20 डाउट होगा तो बताना जरूर, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज बता देना, मैं मान के चल रहा हूं तुमको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, a cylindrical vessel containing a liquid is rotating about its axis so that liquid rise at its side as shown in the figure. The radius of vessel is 5 cm, angular speed of rotation is omega, the difference in height h in liquid at center of vessel at the side will be। अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 24, ये फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन है। तो ओजस्वी मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया कि भी नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ा, नहीं सर, हमारे बैच में पढ़ाया है। 11th वाले नहीं तुम सर, लोग अभी जानते हो नहीं जैसे इसको, ये तुम्हें बताया था ना कि ये वाला हाइट कैसे निकालते हैं, तो उससे मैच हो जाएगा, हो यस जाएगा सर। ना। रेडियस की जगह पे क्या लिखना, रेडियस की जगह पे r बराबर क्या आएगा 5 आएगा। देखो ये 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो r की जगह पे 5 रख देना, और याद करो y वाला इक्वेशन मैंने क्या लिखवाया था, याद है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन कुछ लिखवाया था ना, 2 क्या लिखवाया था, याद है? रोटेटिंग लिक्विड का इक्वेशन क्या था? अभी बताओगे? सर y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2g। ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, और Yes, जो sir. रेडियस है, जो रेडियस है कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ वेसल 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ना, 5 यहाँ पर रख दो, सेंटीमीटर का स्क्वायर तुमने कहा 25/2, तो आंसर इज सी पार्ट। इसके बाद गलती से मैं पढ़ गया, फ्लूइड मैकेनिक्स होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अ पार्टिकल is moving with a uniform speed v in circular orbit of radius r is central force inversely proportional to nh power, the period of rotation is। अच्छा ठीक है, अच्छा सेंट्रल फोर्स एक फोर्स है जो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। अब इस फोर्स की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू, कह रहा है सेंट्रल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ r, मतलब एक कांस्टेंट c लगा दो और r का पावर क्या कर दो, n कर दो। कह रहा है जो फोर्स है वो r के पावर n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा अब इस पार्टिकल का मास मान लो m है, वेलोसिटी v है, तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है अंडर दिस फोर्स, तो यही फोर्स ना इसको mv²/r प्रोवाइड करेगा। अगर ये रेडियस r है, mv²/r के बराबर कर दो इसको, इससे v की जो वैल्यू आएगी दिस इज, अच्छा c और m है, इसको नीचे भेज दो, तो c भी कांस्टेंट m भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, और ये बनेगा r है ना, r इधर कट होगा तो बनेगा r का पावर n-1 बन जाएगा, v का स्क्वायर √a बनेगा। ये c अलग अलग है, ये बड़ा c है, छोटा c है, बाकी m इसके साथ मिलके कांस्टेंट बना दिया है। अब टाइम पीरियड क्या होगा, जो तुम टाइम पीरियड लिखोगे, टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड इज
2 पाई r एंड डिवाइड बाई वेलोसिटी, 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी v, ये वाला v रख दो यहाँ पे, तो बनेगा रूट c, और ये r का पावर n-1 है ना, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा r इंटू n-1 का बाई 2 बनेगा। समझ जाना क्यों, ये रूट है ना, जब इस पे लगेगा n-1 बाई 2 बन जाएगा। अब इस r के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हो गया r इंटू n+1 बाई 2 बन जाएगा। देखो r का पावर यहाँ पे 1 है ना, तो ये 2 प्लस n-1, तो ये n+1 बाई 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n+1 बाई 2। तो ये तुम्हें दिख रहा है आंसर सी पार्ट में। ओके, इसके बाद अच्छा डाउट होगा तो मुझे बता जरूर देना। इसके बाद 31, 32, 31 के बाद 32, 33, 33, 34, 30, 34, 35, 34, 35 के बाद 36, 35 के बाद 36, 35, पूछ सकते हो 37, 38, 39, 39, सर 39, 39 के बाद 40, 40 के बाद 40, 41, 42, 42, 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 46, 47, So 46. 48, 48 के बाद 49, 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 53, 54, 53, 55, 56, 56 के बाद 57, 58, एक सेकंड 57, 57, सर 59 और 60, 59, 60. कोई बात नहीं, क्या कह रहे हो? 59 and 60, ओके 58, 59 and 60 सर, 61, 62, 63, 64, सर 62 और 63, 64, 65, कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें? अच्छा ठीक है, अभी सर 140 कह रहा हूँ, 71 तक, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, बस। ओके So 71. 71 पहले बताता हूँ। कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m move along the line PC with velocity v as shown in figure. What is the angular momentum of the particle about P? एंगुलर मोमेंटम होता है m v इंटू आर परपेंडिकुलर। अच्छा, पार्टिकल की लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी इस ओरिजिन से तो l ही है ना, ऑलवेज l होगा परपेंडिकुलर दूरी। आंसर इज एम वी एल। फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी और लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी, पार्टिकल यहाँ पर है तो चाहे यहाँ पर है तो चाहे यहाँ पर है तो चाहे यहाँ पर है तो लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी दैट इज एल, एम वी एल। कहाँ जीरो होगा सर 0 नहीं होगा आंसर, अच्छा किसके अबाउट पूछा? अबाउट सर P के अबाउट निकाल, अबाउट पी इज जीरो, मैंने ओ के अबाउट निकाला था। पी तो इसी लाइन पे है ना, इसी लाइन पे देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। पी जो है देखो पॉइंट पी ना ये है, एंड पार्टिकल
जो है, जो लाइन है ये इसी P के ऊपर है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0। 71 के बाद 63, इसमें कह रहा स्टोन ऑफ मास m, एक ठीक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तुम एक काम करो, मीटिंग में एंड करो। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड। देखो तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा स्टोन ऑफ मास m tied to the end of string, it is whirled around a circle on horizontal frictionless stable. The length of string is gradually reduced, gradually keeping the angular momentum of stone about the center of circle constant. The tension in the string is given by itna, where a is constant, r is the instantaneous radius of circle, the value of n is equal to। A stone of mass m tied to the end of string is swirled around a circle on horizontal frictionless table. The length of string is reduced gradually. ये ग्रेजुअली का जो मतलब है ना, इसका मतलब है वेरी वेरी स्लोली। इधर इस ग्रेजुअली का मतलब बहुत ही स्लोली, ताकि तुम बोल सको कि हर स्टैंड पे सर्कल पे है। कीपिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टोन अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट। द टेंशन इन स्ट्रिंग इज गिवन बाय इतना। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक, 63, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, पार्टिकल m मास m, वेलोसिटी मान लो v है, ये r है, ये एंगल अप्रोक्सीमेट 90 होगा, अप्रोक्सीमेट 90 है। जो रस्सी का टेंशन T है, T गवर्न कर रहा है A इंटू r टू द पावर n को। पूछ रहा n की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो टुवर्ड द सेंटर जो नेट फोर्स T आएगा, दिस T इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाय r, ये लिख सकते हो, T बराबर m v स्क्वायर बाय r। और इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट जो बनेगा, दिस वन इज एंगुलर मोमेंटम m v इंटू r परपेंडिकुलर तो r ही बनेगा। और ये क्या है, L कांस्टेंट है, तो यहां से v कितना आएगा, L अपान एम आर आएगा। अब इस v को उठा के यहां पर रख दो, तो T बराबर बनेगा m अपान r, अब v का स्क्वायर है तो L स्क्वायर अपान m स्क्वायर r स्क्वायर बनेगा। तो दिस इज m L स्क्वायर अपान m इंटू r का पावर -3 बनेगा। देखो m सॉरी बनेगा L स्क्वायर अपान m और r का पावर 3 बनेगा। अब देखो एंगुलर मोमेंटम L कांस्टेंट है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, m कांस्टेंट है, तो T जो है वो r का पावर -3 के प्रोपोर्शनल है, तो इसको इससे कंपेयर करा दो, n इज -3। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। 62 में कह रहा है कि a bullet of mass 10 gram in speed 100 meter per second is fired into the door and get embedded exactly at the center of door. The door is 1 meter wide and weight is 12 kg. It hinges at one end and rotates about vertical axis practically without friction. The angular speed of door just after the bullet embedded into it. 62, इस तरीके से दूर है और यहां पे जाके स्ट्राइक मार रहा है बीच में। मास है 10 ग्राम, सॉरी बुलेट का मास है 10 ग्राम, जो बुलेट स्ट्राइक कर रहा है इस पे उसका मास है 10 ग्राम। ऐसे ये प्लेट है और ऐसे जाके हिट मार रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर हिट मार रहा है, मतलब व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हिट मार रहा है। मास m इज 10 ग्राम, 10 ग्राम। वेलोसिटी इज
500 मीटर पर सेकेंड। गेट embedded exactly at the center, embedded, the door is 1 मीटर wide, 1 मीटर वाइड है, and weight is 12 ग्राम kg, mass is 12 ग्राम kg। एंगुलर, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, क्योंकि प्लेट ऐसे है, जब पार्टिकल ऐसे टकराएगा तो जितना ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, तो नेट टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। एम बी आर लिखो एंगुलर मोमेंटम, एम 10 बुलेट का मास, भी और आर ये दूरी 0.5 होगी, परपेंडिकुलर दूरी 0.5, एम बी आर इज इक्वल टू नेट आई ओमेगा। नेट आई में ये जो प्लेट है इसका इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बनेगा mr²/3। ये रॉड कैसा होता है ना, रॉड का इस एक्सिस का होता है mr²/3, उसी तरीके से इसका भी इसका वोट होगा mr²/3। m की जगह बनेगा 12, r की जगह बनेगा 1, mr²/3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट, प्लस इस पार्टिकल का भी इसका वोट लिखेंगे, दैट इज mr²। m क्या है 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ बनेगा, m r², और r कितना है, ये दूरी 1/2, m r², i ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सॉल्व करेगा तो ओमेगा आ जाएगा यहीं से। इसके बाद आते हैं 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 60 पे। 60 में क्या रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग, मोबाइल में देखते रहना, a particle is moving in a circular path of radius a with a constant velocity v as shown in the figure. The center of circle is marked to be c. The angular momentum from origin can be written as, क्या है, a particle moving in a circular path of radius a with a constant velocity v as shown in figure. The center of circle marked by c. The angular momentum from origin o can be written as, देखो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 सही से डायग्राम क्लियर है नहीं, बट फिर भी सर पार्टिकल नहीं दिखाया है इन्होंने। वही तो, पार्टिकल नहीं दिख रहा है सर, पार्टिकल नहीं दिखाया इन्होंने। अब जो समझ में आ रहा बता दे रहा हूँ। ये थीटा है, ये ए है, और ये है ना रेडियस ए बनेगा, ठीक है। पार्टिकल में भी शायद यहाँ पे है, और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, ठीक है। इसके अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम होता है m, ऐसा दो तरीका होता है, v के कंपोनेंट्स कर लो या r का कंपोनेंट्स कर लो। फॉर्मूला भी क्या था, m v परपेंडिकुलर r या m v r परपेंडिकुलर, एक ही चीज है। v के कंपोनेंट्स कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ा दो, और ये टेंजेंट है, ध्यान रखना ये टेंजेंट है, वेलोसिटी टेंजेंट है, ये एंगल 90 होगा। अगर ये थीटा, ये तो भी क्या बनेगा थीटा, और अगर ये 90 है तो बनेगा 90 माइनस थीटा। तो इस v के एक कंपोनेंट जो बनेगा वो इधर वाला, ये बनेगा v cos ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज v sin थीटा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर बनेगा ये वाला, दिस इज v cos थीटा। भाई ये बन गया 90 माइनस थीटा, तो ये बनेगा v sin थीटा, ये बनेगा v cos थीटा। अब ये पूरा 90 बन गया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m v cos थीटा, m v cos थीटा इंटू आर। आर यहां से लेके यहां तक की दूरी, तो देखो अगर ये 90 दिखा दूं, अगर ये दूरी a है तो ये बनेगा a cos थीटा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, तो आइसोसेल्स में ये जो होता है बाइसेक्ट करता है। अगर ये है तो बनेगा a cos थीटा, ये भी a cos थीटा होगा, दिस इज 2a cos थीटा। इसका आंसर होना चाहिए m 2va cos स्क्वायर थीटा। ये किसमें है, ये आ गया, ये ए पार्ट में आंसर मिल जाएगा। मास तो इसमें दिया नहीं है, बट ए पार्ट का जो आंसर दिया है वो दिया है va
ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो इसको हाफ एंगल में ब्रेक करो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कटेगा, बनेगा भी ए कॉस स्क्वायर थीटा ट्वाइस बन जाएगा। और ये सेम वैल्यू है। मास उन्होंने मिसिंग है, मास एम लिखना चाहिए या एम की वैल्यू 1 हो, तो इसका आंसर होना चाहिए ये पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा बॉल ऑफ मास 160 ग्राम इज थ्रोन अप एट एंगल ऑफ 60 विथ हॉरिजॉन्टल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम द बॉल इज थ्रोन। ये सब तो क्लास में बता चुका हूँ यार, कि अगर इस तरीके से अगर ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ये स्पीड क्या बनेगा, भी कॉस थीटा। इसको एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है तो क्या बनेगा, एम भी कॉस थीटा, और लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी ये मैक्सिमम हाइट है, तो दिस इज भी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। ये तो कॉपी में क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। देखो 53 में कह रहा है कि एन एल शेप ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एन एल शेप ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द थिन रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इज सस्पेंडेड विद द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। इफ AB बराबर BC, द एंगल मेड बाय AB विथ डाउनवर्ड वर्टिकल इज। देखो 53 जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि एक रॉड ऐसे है, एकदम सेम लेंथ के बराबर AB है, इक्विलिब्रियम पे दोनों लेंथ सेम दे दो। अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि अगर ये एक्सिस है, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के डायरेक्शन में होना चाहिए कि एक्सिस के दाएं या बाएं होना चाहिए? कोई बता सकता है कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा इक्विलिब्रियम पे है और ये एक्सिस है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, कि इधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए अगर इक्विलिब्रियम पे है तब। बताओ भाई। आवाज है? अब्रिके बताओ कहां रहेगा? अब्रिके आवाज आ रही है? हाँ सर। बताओ सेंटर मास कहां रहेगा? हाँ सर आ रही है। नोनीत तुम बताओ। नोनीत अरे यार, कितनी बार तुम लोग बताया जाता है कि तुम पता नहीं चल रहा है। नोनीत आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी कट के आ रही है। जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए इसी थोड़ी वर्टिकल कट के आ रही है। अगर ऐसा नहीं हो तो इस एक्सिस के बाद टॉर्क जीरो क्यों है, कैसे आएगा? इसके बाद टॉर्क जीरो तब आएगा जब mg ऐसे होगा, तभी तो ऐसे लटका रहेगा। ये ऐसे क्यों लटका हुआ इस तरीके से? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस का जो वर्टिकल लाइन है इसी लाइन पे कहीं पे है। अगर नहीं होता, अगर ये ऐसे कर दो, सेंटर ऑफ मास इधर हो गया, आप छोड़ो इसको, देखो घूम गया। सेंटर ऑफ मास वर्टिकल लाइन पे ना हो तो हल्का सा भी ऐसे करोगे ना तो उल्टा टॉर्क आ जाएगा, घुमा देगा। वही ये कर रहा है कि अगर ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता तो इस एक्सिस को टॉर्क नहीं आ जाएगा इसका, तो घुमा नहीं देगा, और इधर होगा mg तभी भी इधर घुमा देगा। तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हर हाल में, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो एक्सिस वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पे सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होना चाहिए ताकि इस एक्सिस के बाद टॉर्क जीरो है। अच्छा ये भी तरीका है। दूसरा ये भी तरीका है भाई, नेट टॉर्क ही तो जीरो करना है, तो अगर तुम इसको ऐसे बढ़ा दो, देखो ऐसे बढ़ा दो,
इस रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है mg, तो इस एक्सिस के अबाउट ये वाला रॉड ऐसे टॉर्क देगा, लेकिन इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ना इधर होना चाहिए, इधर कहीं होना चाहिए। वो इसलिए दोनों मास बराबर, क्यों कि ये लेंथ बराबर है, इसलिए इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो देगा। ये वाला mg ऐसे घुमाएगा और ये जो mg है ना वो ऐसे घुमाएगा, फिर ऐसे घुमाएगा और ऐसे घुमाएगा, ताकि नेट टॉर्क जीरो रहे। चलो ये कॉन्सेप्ट लगा लो। सर थोड़ा लैगिंग हो गई थी सर, कैसे घुमाएगा बता दीजिए एक बार। ये जो mg है, सर ये जो थोड़ा mg लैगिंग है, हो गई थी सर, वो इस कैसे एक्सिस घुमाएगा के बता अबाउट दीजिए ऐसे एक बार। घुमाएगा, और ये जो mg है इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाएगा ना, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो बताओ, ये mg ऐसे घुमाएगा, ये वाला mg ऐसे घुमाएगा, तभी तो टॉर्क जीरो आएगा। ओके सर, नहीं बात समझ आ रही है? समझ गया। ओके सर, अगर ये वाला mg इधर आ जाए, इधर आ जाए, तो इसके समझ बाद गया टॉर्क ये भी इधर देगा, ये भी इधर देगा, तो क्या ये रुक पाएगा यहाँ पे? नहीं सर। अब पूछा ये वाला एंगल बताओ। चलो टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं। ये नहीं मेथड सर। 1 है टॉर्क बैलेंस, और सेकंड सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। ये वाला mg इंटू ये दूरी लाइन, ये l/2, अगर ये पूरी दूरी l है इसको l मान लो, इसको भी l मान लो यहां तक, तो ये बनेगा l/2, तो ये बनेगा l/2 sin थीटा, दिस इज l/2 sin थीटा, दिस इज द टॉर्क ऑफ दिस mg। अब इस mg का टॉर्क निकालना है, क्या लिखोगे? mg इंटू लाइन ऑफ mg का परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से, ये है ना, ये निकालना पड़ेगा। अच्छा ये दूरी और ये दूरी एकदम इक्वल होगी, अब ये दूरी निकालना, ये कैसे निकलेगा देखना, ये निकलेगा, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे ऐसे 90 पे। अब देखो ये दूरी l है और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो दूरी आएगी ना, ये जो दूरी आएगी ना यहां से लेके यहां तक, ये जो दूरी आएगी, ये दूरी, ये कुछ और नहीं होगी, दिस इज l sin थीटा। ये वाला एंगल थीटा है तो इसके आगे बढ़ा दो, ये दूरी l है तो इस एंगल के समतुल्य साइन क्या लाएगा, तो बनेगा l sin थीटा। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो ये क्या बनेगा, थीटा। ये थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 तो बनेगा थीटा। अब एक चीज और, ये जो mg है ये पूरी दूरी l है, ये पूरी दूरी l है यहां तक, तो इस रॉड का ये सेंटर है ना, तो ये दूरी l/2 होगी, ये दूरी l/2 होगी। अभी एट थीटा, तो कोई पूछे यहां से लेके यहां तक की दूरी देखना, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी आएगी, अगर ये l/2 है और ये थीटा है तो ये बनेगा l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा। तो कोई पूछे ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी कितनी आएगी, ये दूरी, तो ये जो दूरी बनेगी ये बननी चाहिए l/2 cos थीटा माइनस ये वाली दूरी जो कि l sin थीटा है, इसको घटाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो तुम्हें डिस्टेंस समझ में आया कि ये जो दूरी बनी, ये जो दूरी बनी, ये जो दूरी बनी, दिस इज l/2 cos थीटा माइनस l sin थीटा। तो इस mg का जो टॉर्क लिखोगे, इस mg का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट, लाइन ऑफ mg का परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी यहाँ पे लिखो, दिस इज l/2 cos थीटा माइनस l sin थीटा। अब देखो mg से mg कट गया, l से l भी कट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से बनेगा cos थीटा बाई 2, यहाँ से बनेगा माइनस sin थीटा, इसको इधर भेज दो, बनेगा 3 sin थीटा बाई 2 is equals to cos theta by 2, this is tan theta equals to 1/3, then theta is tan inverse 1/3। तो उन्होंने पूछा है कि वर्टिकल से क्या एंगल बनाएगा, तो आंसर इज tan theta equals to 1/3। ये तो अप्रोच 1 है जिसमें मैंने आपको बताया इसके अलावा इसके बाद इसी को सेकेंड अप्रोच कहते हैं।
सेकेंड अप्रोच में सेंटर ऑफ मास था, हमारे अनुसार सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए था, इस एक्सिस के ही लाइन पर होना चाहिए सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस पे। तुम इसी को ओरिजिन मान लो, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मान लो। एक्सियम क्या आना चाहिए, जीरो, एक्सियम आना चाहिए अच्छा जीरो, जीरो इज इक्वल टू इसका मास m इंटू ये दूरी m, इस रॉड का मास m इंटू इस मास का x कोऑर्डिनेट, ये दूरी तुम निकाले थे ना, कितना आया था, l/2 cos थीटा माइनस l sin थीटा प्लस m1 x1 प्लस m2 x2, इसका मास भी m है, m इंटू ये दूरी, अगर ये l/2 है तो बनेगा l/2 sin थीटा, लेकिन ओरिजिन के इधर है इसलिए माइनस, तो माइनस l/2 sin थीटा एंड होल डिवाइड बाई टोटल मास m प्लस m। अब देखो यहां से 2m जीरो बनाएगा, m से m कटेगा, तो ये तो वही एक्चुअल में वही इक्वेशन ही है, बस इसमें g लगा था और यहाँ भी g लगा था, याद करो, और ये वाला उधर था, सेम इक्वेशन, आंसर विल बी सेम। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 46 में कह रहा है कि मेटल कॉइन ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर is fixed to the thin stick AB and the result mass shown in the figure. The system is initially at rest. The constant torque that will be make the system rotate about AB is 25 rotation per second in 5 seconds. Close to. बताता हूँ, डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 में इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे कह रहा है कि मेटल कॉइन है, मास 5 ग्राम का है एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर। The system, the constant torque that produce the system about 25 5 seconds rotation per second, frequency 25 rotation per second, रोटेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चक्कर 25, तो फ्रीक्वेंसी है, एंड टाइम कितने टाइम में कर देना हमें, 5 सेकंड में कर देना। तो देखो टॉर्क उसमें क्या होता है आई अल्फा, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, डिस्क है ना कॉइन, तो इस प्लेन के अबाउट होता है mr²/4, लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो mr²/4 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये बन गया I इंटू अल्फा, ये बन गया 5 mr²/4 इंटू अल्फा। मास दिया गया है, आर दिया गया, रख सकते हो, अल्फा निकले तो आंसर आ जाएगा। अच्छा फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई f 25, इट इज 50 पाई, और ओमेगा पर एक फॉर्मूला होता है अल्फा टी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट इनिशियल 0 है। यहाँ से टाइम कितना 5 प्लेस कर दो, तो 5 यहाँ पर रखोगे तो 50 पाई इक्वल टू 5t, 5 अल्फा, व्हाट इज अल्फा, इट इज 10 पाई। अब अल्फा उठा के यहाँ पे रख देना, अब आर रख दोगे, टॉर्क आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 40 में क्या रहा है, देखो 40 नंबर क्वेश्चन रीडो का क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जेईई मेंस कभी कभी रीडो से कॉपी पेस्ट कर देता है, वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इस तरीके से एक रॉड है, एक्सिस है, एक्सिस बेसिकली दिस इज द एक्सिस, और रॉड ऐसे है, इसके अबाउट घूम रहा है, अगर पढ़ ली वही क्वेश्चन है। एफ भी और एफ एस दिखा रहा है, ओमेगा एस दिखा रहा है, और उन्होंने दिखाया है इधर एफ वर्टिकल फोर्स एफ भी है एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ एच है। A uniform rod of length L is pivoted at one end. One end of its vertical shaft itna, when the shaft rotates angular speed omega, make angle theta with it. Find the theta equal to rate of change of angular momentum about the center of mass torque provided by the itna fh। क्या है ये, क्या पूछा है, टू फाइंड थीटा इक्वेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम
direction into the paper. About the center of mass to the torque provided by the horizontal and vertical force. The value of theta is. Torque provided by the horizontal and vertical and FB about center of mass. इतनी की क्या जरूरत है, तो ये नहीं समझ में आ रहा. To find theta, equate the rate of change of angular momentum about center of mass to the torque provided by the horizontal and vertical force. अब ये जो कह रहा है ना, इसको हम अभी बताते हैं. इसके पहले थीटा निकाल ही लेते हैं ना. अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो देखो क्या होगा. पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास पे mg काम करेगा. mg काम करेगा और समझ पाओगे ना, mg काम करेगा. और अगर तुम भी इसी ओमेगा, अगर इस पे तुम खड़े हो जाओ ना, और तुम भी अगर इसी ओमेगा से घूमो, तो ये रॉड ना रुका हुआ नजर आएगा. ये रॉड ऐसे घूम रहा है, बेसिकली एक्सिस को ऐसे घूम रहा है. रोडो का क्वेश्चन है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे मतलब एक कोन बना रहा है, रॉड ऐसे बना रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है. तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना, अब इसी में प्रॉब्लम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर जगह क्या बराबर आएगा? नहीं. देखो क्यों नहीं बराबर आएगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर. r जो है इस पार्टिकल की इस एक्सिस से दूरी अलग है, इस पार्टिकल की एक्सिस से दूरी अलग है, इस पार्टिकल की एक्सिस से अलग है, सब दूरी अलग अलग. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेंटर ऑफ मास को नहीं बोल सकते. इसके लिए तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. मैं मेथड 1 यूज कर रहा हूं, बाद में उनका मेथड यूज करेंगे. मैं रोडो का मेथड यूज कर रहा हूं. इसके अबाउट टॉर्क जो mg प्रोवाइड करेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. x पे जाके तुम्हें एक dx के स्ट्रिप लेना पड़ेगा, स्ट्रिप dx का. और इस स्ट्रिप पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा वो अवे काम करेगा, एक्सिस से अवे. वो बनेगा mr ओमेगा स्क्वायर. m होगा इस छोटे से पार्ट का मास, दैट इज dm m. और r होगा कि ये जो dm मास है उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी. कि जो dm मास है, dm मास वो कितने रेडियस पे घूम रहा है, एक्सिस से दूरी. देखो ये जो dm मास है वो एक्सिस से कितनी दूरी पे घूम रहा है, ये दूरी है. अगर ये x है, ये थीटा है, तो ये बनेगा x sin थीटा. तो लिखोगे r का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर. तो r के लिखोगे क्या, x sin थीटा इनटू ओमेगा का स्क्वायर. ये बन गया. अब इसके अबाउट नेट टॉर्क लिखना पड़ेगा. तो नेट टॉर्क के लिए ये वाला mg, इसके अबाउट टॉर्क कितना देगा, mg इनटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, ये दूरी, ये है l/2, ये है थीटा, ये बनेगा l/2 sin थीटा. ये तो टॉर्क बन गया mg का. और ये टॉर्क बैलेंस होगा इस सूडो फोर्स के टॉर्क से. तो इस सूडो फोर्स इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क देगा, दैट इज dm x sin थीटा ओमेगा स्क्वायर इनटू, अभी लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी, लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से, ये दूरी निकालनी पड़ेगी. तो अगर ये x है और ये थीटा है, तो ये बनेगा x cos थीटा, x cos थीटा. ये बन गया टॉर्क. लेकिन अब इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है वो यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है, यहां भी काम कर रहा है. लिमिट चलेगा ना, डीएम चल रहा है. डीएम होगा, डीएम निकालना है. ये रॉड है, रॉड के केस में मास पर रूट लेंथ का तुम लोग फॉर्मूला लिखते हो लैम्डा, लैम्डा लिखते हो. और लैम्डा के लिए बनेगी मास अपॉन टोटल लेंथ बनेगा. इसका मास m है और लेंथ टोटल l है, तो मास अपॉन लेंथ l बनेगा. अब कोई पूछे कि इस छोटे से जो dx है इसका मास कितना होगा, तो dx लेंथ का मास जो लिखते हो dm, दिस इज लैम्डा इंटू dx. सेंटर ऑफ मास याद करो, dm बाई dx बराबर लैम्डा, तो dm बराबर लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx. अब यहाँ लिखेंगे लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx. ये बन गया क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर. अब आगे बढ़ाते हैं. इसमें से लैम्डा जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो टॉर्क से.
लैम्डा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टाइम के साथ चेंज नहीं रहा, बाहर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट से लेगा 0 से लेके एल, क्योंकि यहाँ का x 0 बनेगा और यहाँ का x l बनेगा, ये पूरा लेंथ l है, तो 0 से l इंटीग्रेट करो तो बनेगा लैम्डा साइन थीटा कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर एंड l क्यू अपान 3 बन जाएगा। अब तुम क्या करोगे, ये जो लैम्डा है ये लैम्डा मास अपान लेंथ है, उठा के यहाँ पे मास अपान l कर दो, मास अपान l कर दो, और जैसे l करोगे ये l स्क्वायर l क्यू है ना, इसको l स्क्वायर में बदल देगा। अब ये वैल्यू उठा के तुम यहाँ पर रख दो, दिस इज m, ताकि नेट टॉर्क 0 आ जाए, cos थीटा ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपान 3, देखो साइन से साइन कटेगा, m से m कट जाएगा, और ये तुम देख सकते हो 2/3 दिख रहा है, देखो 2/3 दिखेगा, ओमेगा चाहिए ना, ओमेगा में 3 इधर भेजो तो 3/2, तो 3/2 का टर्म ऑप्शन में दिखना चाहिए, तो 3/2 का टर्म ऑप्शन में डी पार्ट में दिख रहा है, आंसर इज डी पार्ट। अब ये तो मैंने अपने अप्रोच से, रो वाले अप्रोच से लगा दी, बट उन्होंने क्या क्या रखा है ये निकालते हैं, उन्होंने क्या क्या रखा है। हाँ सर इसमें ये टॉर्क कैसे निकालिए, मतलब ये क्यों एक्स कॉस थीटा कहाँ से आया? ये है, ये जो फोर्स निकालो ना, ये ऐसे है, ये सर ये वाला सेंट्रीफ्यूगल की ट्रायंगल टॉर्क। बना, ये दूरी x है, अब फोर्स ऐसे लग रहा है और ये वाला एंगल थीटा है, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर यहां से ना, सर ये एक्सिस एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, पूरी वर्टिकल रॉड है कि केवल एक्सिस वर्टिकल रॉड वर्टिकल के है, टॉप पे जो एक्सिस पॉइंट है वो एक्सिस है? वर्टिकल है, लेकिन मैं टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 लिख रहा हूँ, पॉइंट तो के सर अबाउट तो लिख रहा हूँ, एक्सिस के अबाउट नहीं लिख रहा हूँ, एक्सिस के अबाउट तो mg का भी टॉर्क 0 आएगा, क्यों, क्योंकि mg एक्सिस के पैरेलल है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि एक्सिस को कट कर रहा है, और FH और FB का भी 0 आएगा क्योंकि एक्सिस को कट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ना, ये जो हिंज है, मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखने जा रहा हूँ, इसके अबाउट टॉर्क लिखूंगा, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट FB और FH का टॉर्क 0 आएगा, बताओ, मैं एक्सिस अबाउट लिख रहा हूँ, पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ। ये समझ गया सर, उस अब पॉइंट से वर्ड मेथड लिखा, 2, समझ गया सर। मेथड 2 जो उन्होंने खुद दे रखा है, ओके ठीक है, सर। हालांकि वो नहीं दिए होते तो भी हम लोग आंसर निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आंसर दिया है, चलो अगर उनका मन कर रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छा उनका मन कर रहा है ना, तुम यहीं पे देखो ना, ये जो आया है ना ये वैल्यू, वो सेंटर ऑफ मास को टॉप दिया है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क दिया है, mg का तो 0 आ जाएगा, FB और FH में निकालने की स्थिति में नहीं हो, FB निकालू फिर FH निकालू, तो मैं सॉल्व करते रह जाऊंगा, टाइम भी तो होना चाहिए मेरे पास। अब क्वेश्चन में क्या लिखा, तो सेंटर ऑफ मास को डिसएडवांटेज दे रहा है, अब उन्होंने इतना मेहनत करके दिया है तो हम यूज करें, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखो क्या है, उन्होंने मेथड 2 में दे तो दिया कि तुम हमारी लाइन यूज करो, अब वो कैसे यूज करें इसी चक्कर में दिमाग फंसा हुआ है, कैसे यूज कर, इसी चक्कर में फंसा हुआ है। इससे बढ़िया था ना कि जो तुम्हें पहले से पता है वो मेथड लगा डालो, मैंने लगा दिया, आगे आंसर।
क्या बात है, उन्होंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम दिया है, वो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिया है। अरे छोड़ो बकवास है, क्यों करो, कोई फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ता है। 40 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस करने जा रहे हैं। 42 में कह रहा है, देखो इसीलिए कहा जाता है एग्जाम के टाइम में, अच्छा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, तुरंत ज्वाइन करो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। एक अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछ चुके हैं। यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ, कह रहा हूँ जितना क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, ये 2020 में दिख रहा है ना, मैं इसके पहले कई बार देख चुका हूँ एग्जाम में, कई बार मेंस में। यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस r is to be pulled over a step of hinge A, one second. A uniform cylinder of mass m radius r is to be pulled over a step of height A by applying a force F. Center of perpendicular to itna. The minimum value of F required to. A uniform mass and radius are pulled over a step to height A by applying a force F at its center O perpendicular to the plane through the axis of cylinder on the edge of step. The minimum value of F required to. Pulled over step मतलब इसको तुम्हें खींच के वापिस यहाँ पे ला देना है, ऐसे ला देना, ऐसे बना देना है, तो तुम्हें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये रोडो का क्वेश्चन है। देखो ये एक आध क्वेश्चन रोडो से आ जाते हैं सब। इस तरीके से ये है ऐसा। अब तुम्हें क्या करना है, इस पोजीशन से इसको ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, तो इससे उठा के हॉरिजॉन्टल बना देना, सेंटर को हॉरिजॉन्टल ला देना। यहाँ पे पहले इसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। गुड। पूछा क्या, फोर्स एफ की वैल्यू बताइए। Pulled over step height A, applying a force F at the center perpendicular to the plane through the axis of cylinder on edge of step. Pulled over step of height A by applying a force F at its center O perpendicular to the plane through the axis of cylinder on edge of step. अब जो इतना मुझे समझ में, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा ये वाला पॉइंट ना, सर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा। तो यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया है, वो वाला पॉइंट है एक्सिस ऑफ यस सर। ये वाला पॉइंट ना, सर जो पॉइंट ऑफ सर वो वाला पॉइंट ही है ये एक्सिस वाला। ऑफ रोटेशन में जाएगा। और तुमने जेड force सर जो लगाया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और इसको लाना है तुम्हें यहाँ पे ऐसे, यस सर ये। तो वह किरचॉफ थ्योरम लगाए, तो इसको कितना मिनिमम फोर्स, अब ये तुम समझना पड़ेगा सही में। पता है क्या कि मिनिमम फोर्स ऊपर ही खींचोगे, अगर इसके ऊपर खींचोगे तो इस फोर्स की वैल्यू घट रही कि बढ़ रही है, भी तो जानना पड़ेगा। यहाँ अच्छा तुम्हें वैसे भी लग रहा हो, पता है क्या कि इस स्टैंड का फोर्स अप्रोक्सीमेट 0 होगा, क्योंकि एक बार टॉप पे आ गया तो पहुंच ही गया।
और यहाँ का फोर्स ज्यादा होगा, तभी तो ये 0 बना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ना यहाँ से यहाँ तक आते समय ये फोर्स की वैल्यू घट रही है। तो मिनिमम फोर्स कम से कम तुम्हें अगर इनिशियली अगर यहाँ पे इसको तुमने उठा दिया जिस फोर्स से, तो उसके बाद तो ये हमेशा उठ के जाएगा आगे। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन वही मिनिमम फोर्स का है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसके लिए इसको प्रूफ पहले करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया कि मान लिया किसी टाइम पे अभी ये इस तरीके से, रुको, किसी टाइम पे अभी ये इस तरीके से किसी टाइम पे, तो तुम दिखाओगे इसको ऐसे, ये सेंटर है, एफ ऐसे दिखाओगे, mg तुम ऐसे दिखाओगे, और ये वर्टिकल एंगल मान लो थीटा है, ये रेडियस r है। तो इस एक्सिस के ऊपर जब टॉर्क लिखोगे तो बनेगा F इंटू कैपिटल R, ये टॉर्क बनेगा। और mg जो टॉर्क उल्टा देगा, उस टॉर्क को इस फोर्स के टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा, फोर्स के टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा। या ये कहूंगा तो ये जो फोर्स इसके बाद टॉर्क देगा वो mg का जो टॉर्क है उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ ना, तो ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा। तो तुम इसको लिखोगे mg इंटू ये डिस्टेंस, ये, तो अगर ये r है ये थीटा, तो ये क्या बनेगा r साइन थीटा। तो तुम देखो f की वैल्यू आ गई mg साइन थीटा आ गई। अब इसमें देखो ये स्फीयर जितना ऊपर जाएगा ना उतना ही ये थीटा कम होगा। देखो जितना ही ऊपर जाएगा उतना थीटा कम होगा, क्योंकि जब ऊपर जाएगा समझ गए, जितना ऊपर जाएगा, अभी ऊपर ऐसे आएगा तो वर्टिकल ऐसे, ये ऐसे बनेगा ना, ये जितना ऐसे बनेगा, फिर ये देखो mg से, ये वर्टिकल है ना, ये पोजीशन वेक्टर जब ऐसे बनेगा तो mg ऐसे आएगी, तो ये वाला एंगल कम नहीं हो रहा है। जितना ऊपर जा रहा है ये वाला एंगल कम हो रहा है, ये वाला एंगल कम हो रहा है, तो थीटा कम हो रहा है, तो f कम होगा। मतलब इसको ऊपर उठाने में धीरे धीरे f को कम की जरूरत पड़ेगी, कम की जरूरत पड़ेगी। तो मिनिमम f कब मिलेगा? मिनिमम f तब मिलेगा जब ये इनिशियली अभी इसको जस्ट टच कर रहा होगा, इसको जस्ट टच कर रहा होगा। उस वक्त अगर f तुमने दिया, वो अगर इसको उठा दिया, तो बाद में तुम्हें कम f की जरूरत पड़ेगी इसको और ऊपर मूव कराने। दिस मीन्स दिस इज mg साइन थीटा। अब ये थीटा इस कंडीशन का थीटा होगा, ये थीटा होना चाहिए, ये थीटा। अब इसको ऐसे बढ़ा दो आगे, ये रेडियस है r के बराबर, और उन्होंने ये दूरी दिया है a के बराबर, ये भी है रेडियस r के बराबर, और ये है a, तो ये दूरी कितनी बनेगी? ये बनेगी r माइनस ए बनेगा, r माइनस ए। देखो कैसे, तो ये दूरी a है, ये है r, तो कोई पूछे ये दूरी बताइए, ये दूरी, तो कैपिटल R में से ये घटा दो। अच्छा यहां से मैं चाहूं तो मैं cos थीटा निकाल सकता हूं, दिस इज r माइनस ए अपॉन r, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमें साइन थीटा चाहिए, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी r का स्क्वायर माइनस r माइनस ए का स्क्वायर का रूट एंड डिवाइड बाई r। तो ये f मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज mg इंटू साइन थीटा, दिस वन। तो इसमें से r अगर बाहर निकालो ना, ऑप्शन में चेक करो किससे मैच कर रहा है। आई एम 100% श्योर आंसर इज बी पार्ट। बी पार्ट आंसर आएगा ना? नहीं, ए पार्ट आंसर आएगा। आई थिंक ए पार्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहां से r को कॉमन r निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा r कॉमन आएगा तो रूट बनेगा 1 माइनस r बाहर निकले तो बनेगा 1 माइनस ए अपॉन r का स्क्वायर का रूट बनेगा। तो रूट यहाँ लगा दो तो बनेगा 1 माइनस ए अपॉन r का स्क्वायर बनेगा। तो तुम्हें दिख रहा है r माइनस ए अपॉन r, यही है ना, r माइनस ए अपॉन r। तो आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39 में बताने जा रहा हूँ। 39 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा, a block of mass 1 kg slide with velocity 6 meter per second on frictionless horizontal surface and collide with the uniform vertical rod and stick to it. The rod is pivoted at O and swing to the result of the collisions. Make angle theta before the momently come to the rest. If the rod of mass 2 kg, length 1 meter, the value of theta is approximately. ये कोई अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 39 एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना और एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, तुम्हें आंसर दे देगा। इस तरीके से दिया हुआ है। ये वाला पार्टिकल एक्सेस है, पार्टिकल का मास है 1 kg और स्पीड जो दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड। रॉड का मास है 2 kg, लेंथ दिया गया 1 मीटर। तो जब ये इसे टकरा के स्टिर करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी, ओमेगा निकाल लो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसके ऊपर लगाओ,
इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इसका बनेगा एम बी आर, एम भी इंटू आर, आर बनेगा ये दूरी परपेंडिकुलर, दैट इज 1 एम बी आर इज इक्वल टू नेट आई ओमेगा। अब नेट आई, इस रॉड भी घूमेगा तो रॉड का आई बनेगा एम एल स्क्वायर बाई 3, एम एल स्क्वायर बाई 3, ये रॉड का आई बन गया। अब पार्टिकल का आई बनेगा एम आर स्क्वायर, एम 1, अब पार्टिकल यहाँ पे इम्बेडेड है ना, तो ये दूरी क्या होगी 1 इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया, अरे एंगुलर कोलिजन वाला क्वेश्चन क्लास में करवाया था, याद करो। तो बनेगा 6 इज इक्वल टू बनेगा 3 2 5 5/3 इंटू ओमेगा। इससे ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी 18/5। अब कह रहा है कि मैक्सिमम कितना थीटा पे जाएगा, कितना थीटा पे, तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एनर्जी कंजर्वेशन में अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज इन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका mg यहाँ पे है ये वाला 1 kg का, तो ये आ गया यहाँ पे 1 g वाला, और ये 2 kg का है तो 2 kg वाला यहाँ पे है, आ गया यहाँ पे। तो mg का वर्क अच्छा जा रहा ऊपर तो mg नेगेटिव वर्क करे, mg नीचे है और शिफ्टिंग वाला ऊपर, mg नेगेटिव, कितना वर्क आएगा 1g इंटू माइनस वर्क डन, ये वाली दूरी परपेंडिकुलर दूरी, ये लिखना पड़ेगा, ये दूरी लिखना पड़ेगा, ये दूरी। अच्छा अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये भी 1 मीटर है, तो ये बनेगा 1 cos थीटा, 1 cos थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 cos थीटा, दिस इज 1 माइनस 1 cos थीटा। ये तो इस mg का वर्डन हो गया। अब रॉड का mg का वर्डन, रॉड का mg ये है और चला गया यहाँ पे, तो ये बनेगा माइनस 2g, क्योंकि रॉड का वेट 2g है, तो 2g इंटू, और ये दूरी निकालनी पड़ेगी, ये दूरी, ये दूरी, तो ये 1/2 है ना, तो ये भी 1/2 है, तो ये बनेगा 1/2 cos थीटा, तो ये आएगा 1/2 माइनस 1/2 cos थीटा, इट इज 1/2 माइनस 1/2 cos थीटा इक्वल टू चेंज इन कंटिन्यूटी फाइनल 0, इनिशियल बनेगा नेट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई, आई तो यही है 3 एकम 3 2 5 बनेगा 5/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये 18/5 का स्क्वायर। अब तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि cos थीटा की अप्रोक्सीमेट किस वैल्यू के लिए होल्ड कर रहा है। तो ये अब वैल्यू बड़ा अजीब दिया गया, देखो 63 डिग्री, 55 डिग्री, 49 डिग्री, 69 डिग्री। अब ये सब चीजें कैसे कोई पकड़े, बताओ बताओ। बट हाँ इतना अगर ऐसा दिया है तो दिमाग तो लगा ही सकता है, बट कोई दिमाग कैसे लगाया, दिमाग कैसे लगाया। यहां से 2 कट जाएगा, इससे कट गया, ये 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ये माइनस जी, ये बनेगा 2g 1 माइनस cos थीटा बच जाएगा। और यहां से बनेगा क्या 5 से 5 कट गया, स्क्वायर है ना ये, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो बनेगा 5/6, 5/6 ये 18 का स्क्वायर, दैट इज 36/25, तो 5 बनेगा 36, और ये 2 से कटेगा तो 2 3 6 3 बनेगा, और ये जी ये 10 है तो 10 यहाँ भेज दो, तो ये बन जाएगा, ये बन गया 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 3/50। तो यहाँ से cos थीटा कितना आएगा, दिस इज 1 माइनस 3/50। कैलकुलेशन कुछ गलत हो रहा लग रहा है, ये तो 50 में से घटाओगे ना, ये लगभग 1 ही है, इसमें कोई ऑप्शन होल्ड नहीं करेगा, लिखना तो यही है बेसिकली। अब कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ ये नहीं समझ में आ रहा। हाफ आई की जगह पे ये कितना है, ml²/3 होता है, mv/1, ये बनेगा आई बनेगा ml²/3 प्लस m इंटू आर स्क्वायर। इम्बेडेड है कि क्या हुआ, इम्बेडेड था, हाँ सर ये काइनेटिक एनर्जी नहीं, इनिशियल टक्कर के जो बाद होगी ये तो kinetic केवल energy हाफ एमवी स्क्वायर होगी ना। टक्कर के जस्ट बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, टक्कर के ड्यूरिंग कंजर्वेशन नहीं लगता है एनर्जी। ये एंगुलर मोमेंटम में 3 2 5/3 बनेगा, ओके ओमेगा कितना आएगा 18/5, ठीक है। यहाँ क्या लिखा 1g 1 माइनस cos थीटा, ये 1 है ये 1 cos, ठीक है। क्या बनेगा 2g, ये भी तो ठीक लिखा, फाइनल 0 इनिशियल, यहाँ से क्या 2 से 2 कटेगा, 1 माइनस cos थीटा कॉमन आ गया, और ये माइनस जी, इस माइनस जी को 2g में बदल देगा,
ये क्या बनेगा 5/6, ये क्या बनेगा 18 का स्क्वायर है ना, 36 थोड़ी होगा, ये गलत हो गया था। ये क्या बनेगा 2g 1 माइनस कॉस थीटा बराबर यहां से आएगा 5/6 और 18 इंटू 18 बनेगा ना अपन 25, तो 25 36 18 ये बनेगा, और ये 2 9 18 ये बनेगा, और ये 10 यहाँ के 50 पे काउंट कर देगा, तो बनेगा 1 माइनस कॉस इक्वल्स टू 29/50। तो यहाँ से कॉस्ट आएगा 1 माइनस 27/50। 50 में 27 घटाओ कितना आएगा, 50 से 27 23/50। अब ये वैल्यू तुम्हें लगभग निकालना पड़ेगा, ये यहाँ भेजो तो बनेगा 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, और क्या आएगा ये बनेगा क्या 0.46, 2.3/5 कितना होता है, सही है। ये बताओगे? यस हाँ, अब असली दिमाग तो अब लगनी बाकी है। उन्होंने कहा है कि जो थीटा है यस उसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया देखो, 63 55, 63 55 और क्या दिया है 69 और 49। ऐसे क्वेश्चन तो पहली बात यार होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद हम थीटा कहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ एक दिमाग लगाया जा सकता है। अब थोड़ा सा कुछ एंगल पे चलते हैं। एंगल है, अच्छा बताओ cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 पर भेज दो तो √2/2, तो ये होगा 1.4 होता है, तो 0.7 आ गया, 0.74 समथिंग बनेगा। और cos की वैल्यू होती है थीटा बढ़ता है तो cos घटता है, थीटा इंक्रीज पे cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब यार 0.46 मतलब cos की वैल्यू घट रही है, cos की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब थीटा को इंक्रीज करना है, तो थीटा 45 से ज्यादा होना चाहिए, तो सब ज्यादा है 45 से ज्यादा। अच्छा cos 60 की वैल्यू निकालो, cos 60 कितना होता है 1.5, 0.5 से ये वैल्यू देखो कम है, हाफ मतलब cos थीटा घट रहा है, cos थीटा घट रहा है, cos थीटा घट रहा है, इसका मतलब थीटा को इंक्रीज होना पड़ेगा। मतलब अगर 60 डिग्री पे 0.5 आ रहा है तो 0.46 का जो एंगल होगा वो 60 से ज्यादा आना चाहिए, 60 से ज्यादा दो वैल्यू है ये और ये। अभी कोई कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन कोई कैसे दे सकता है? इनको कुछ ना कुछ डेटा देना पड़ेगा, अदरवाइज असंभव। जरा कैलकुलेटर पे चेक करो तो इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, cos इनवर्स 0.46 कितना एंगल आता है, cos इनवर्स 0.46, किसी के पास कैलकुलेटर हो थोड़ा देखो तो, 63 डिग्री, तो आंसर इज 63 डिग्री। 63 डिग्री। तो फिर मुश्किल था समझ पाना, ग्राफ में भी तो समझाना मुश्किल हो जाएगा, कॉस ग्राफ ऐसे चलता है, असंभव था। 39 के बाद तुमने क्वेश्चन पूछी है 35 पूछी है। 35 में कह रहा है कि 2 पॉइंट मासेस m1 बराबर fm, m2 बराबर इतना, और आउटर स्पेस far from the gravitational influence of other objects at a distance r from each other. They move in circular orbit around their center of mass with the angular velocity omega1, omega2, omega1 from m1, omega2 from m2. In that case, अरे ये तुम नहीं कर पाओगे, ये ग्रेविटेशन में तुम्हें पढ़ाऊंगा, omega1 omega2 आपस में इक्वल आता है, आंसर इज डी पार्ट। बाइनरी सिस्टम पढ़ा जाता है, तो जब बाइनरी सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम्हें प्रूफ करूंगा। अरे ऐसे ही बताता हूँ, देखो कैसे होगा, तुमको समझा दूंगा अभी। बाइनरी स्टार सिस्टम हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है, इस तरीके से होता है,
बाइनरी स्टार सिस्टम ऐसे बनता है। जो स्पेस में तुम देखते हो ना, स्पेस में एक स्टार है ऐसे दिखता है, तो तुम्हें ये स्टार की बीच पूरी चेंज होती नजर नहीं आती है। देखो आकाश में जाकर देखो छत पे, तो ये स्टार की बीच पूरी बदलती नहीं दिखती है। तो एक क्वेश्चन किया जाता है कि यार दूरी तो कई सालों से नहीं बदल रही है, जबकि ये स्टार एक दूसरे को अट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं। अगर अट्रैक्ट करे तो दूरी घट जानी चाहिए, घट के कोलैप्स हो जाना चाहिए, बट कोलैप्स नहीं हुआ। इसका मतलब एक ही चीज हो सकता है, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा हो, एक दूसरे के फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन कर रहा हो ऐसे, तो इसमें ये सर्कुलर मोशन इस तरीके से होता है। तो एक पार्टिकल यहां पे और एक पार्टिकल यहां पे, और जो इसका सेंटर ऑफ मास हो ये पूरे का कॉन्सेंट्रिक ये सेंटर ऑफ मास है, और ये ज्यादा हेवियर स्टार होगा, ये कम हेवियर स्टार होगा। तो t बराबर 0 पे यहां पे है, तो अगले टाइम पे पता है कहां पहुंचेगा, अगले टाइम पे यहां पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा, अगले टाइम पे ऐसे पहुंचेगा ऐसे। मतलब ये कैपिटल एम यहां पे जाएगा, स्मॉल एम यहां पे जाएगा, अगले टाइम पे कैपिटल एम यहां पे, स्मॉल एम यहां पे। तो हमेशा डायमेट्रिकली अपोजिट रहेंगे। तो देखो 20 की दूरी चेंज ही नहीं हो रही है, तो इसका लेकिन तो ओमेगा सेम हो गया। क्यों? क्योंकि जितना एंगल ये तय किया, क्या ये भी उतना ही एंगल तय किया? हाँ, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं है, बराबर है। तो सेम टाइम में जितना एंगल ये तय कर रहा है उतना एंगल ये तय कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल। तो बाइनरी स्टार सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी हमेशा इक्वल होता है, एंड जिसकी वजह से टाइम पीरियड सेम आता है दोनों स्टार का। एक चक्कर लगाने में ये जो समय लगाएगा, ये भी उतना ही समय लगेगा, बस फर्क क्या होगा कि ज्यादा स्पीड पे चलेगा, ये कम स्पीड पे चलेगा। तो इसको ज्यादा दूरी तय करनी है, इसको कम दूरी तय करनी है, एंड दैट्स व्हाई टाइम पीरियड बिकम्स इक्वल। और टाइम पीरियड इक्वल हो गया तो ओमेगा का इक्वल होना पड़ेगा। और वैसे भी देखो ये थीटा सेम है, ओमेगा इक्वल जाएगा। 35 के बाद 34 पे आता है। 34 क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। क्यूबिकल ब्लॉक A cubical block of side 30 cm is moving with the velocity 2 meter on the smooth horizontal. The surface has a bump at a point O as shown. The angular velocity the block immediately after hit the bump. Angular velocity पूछना, angular momentum कंजर्वेशन लगाएंगे। थर्टी 34 में कह रहा है ये यहां पे एक बम्प है ऐसा लगा हुआ है, टकराते समय। कह रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ ये जो है 30 के बराबर है सेंटीमीटर, एंड जो वेलोसिटी दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है इससे टकराने के तुरंत बाद। एंगुलर मोमेंटम कैंसिल लगा होगा, इनिशियल मोमेंटम बनेगा, एक पार्टिकल ऐसे भाग रहा है mvr बनेगा, mvr। तो मास इसका m है, लिखोगे mv इंटू लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से ये दूरी, दैट इज 30 का हाफ 0.15 इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जब इसके बाद ये प्योर रूल कर रहा होगा ना, प्योर रूल, ये ऐसे टकराएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे टकराएगा, पहले ऐसे आएगा, ऐसे आते आते टक्कर करेगा, प्योर रोलिंग हो जाएगी। तो इसके बाद प्योर रोलिंग करेगा, प्योर रोलिंग हो जाएगी। तो इसके बाद प्योर रोलिंग करेगा, इसके बाद जब प्योर रोलिंग करेगा एंगुलर मोमेंटम बनेगा आई ओमेगा। अब ये m इंटू मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा 0.3 आई। इस एक्सिस का ऑर्डर से इस एक्सिस का ऑर्डर होता है ma स्क्वायर बाई 6, स्क्वायर में इस एक्सिस का बहुत परपेंडिकुलर एक्सिस का होता है ma स्क्वायर बाई 6, और लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां तक, तो बनेगा ma स्क्वायर बाई 6 प्लस m इंटू ये दूरी होती है a बाई रूट 2, दिस इज a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर आई इंटू ओमेगा। बस मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू 30 को 0.3 उठा के यहाँ प्लेस कर देना, ओमेगा सॉल्व कर देगा। इसके बाद तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 31। a बाई रूट 2
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे इस एक्सिस के ये बाय रूट टू क्या है बता दीजिए। 6 और पैरेलल लगाओगे ये दूरी, ये पूरा बनेगा a√2, ये बनेगा a√2 का आधा। दिस लेंथ इज a/√2, दिस इज a√2 अपॉन हाफ। नहीं समझ में आया? इसके बाद ma²/6 एंड पैरेलल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है सर बन गया सर, समझ गया सर। ये 2 kg का है। और ये फिक्स है। कह रहा है कि machine shown has the 2 rod of length 1 meter connected by a pivot at top. This is 1 meter and this is again 1 meter. The 2 rod of 1 meter connected by a pivot at top. The end of one rod is by a stationary pivot and the end of the other rod has a roller. Rolls along the floor on the slot. As the roller goes back and forth, 2 kg weight up and down motion. If roller moves toward right at constant speed, the weight move with A. Constant speed, decreasing speed, पता नहीं क्या क्या। चलो बताते हैं। ये रोटेशन क्वेश्चन नहीं है, ये कांस्टेंट रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे पिवोट है। अब देखो इसकी वेलोसिटी इधर भी है, ठीक है। अच्छा ये फिक्स है ना, ये फिक्स एंड है। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी ना, ये वाला पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस पॉइंट के बाद, तो सर्कुलर मोशन वेलोसिटी होती है v, ये 90 होगी। सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी 90 डिग्री होती है, दैट इज v। अब एंगल वगैरह बाकी है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आएगा। तो ये एंगल कितना आएगा, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा। यहां से मास हटा दो। कांस्टेंट रिलेशन क्वेश्चन। अब मुझे तुम ये बताओ, अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, ये 90 है, ये कितना आएगा, दिस इज थीटा, क्योंकि पूरा 180 बनेगा। ये थीटा, ये 90 थीटा, ये 90 तो थीटा बनेगा। गुड। और ये एंगल कितना है, दिस इज अगेन 90 माइनस थीटा। मुझे इस रॉड के साथ इस वेलोसिटी का एंगल चाहिए, तभी आ पाएगा। रॉड के साथ वेलोसिटी का एंगल, ये 90 है, निकाल सकते हो। इसको ऐसे दिखाओ, ये वाला पॉइंट है, इसको आगे बढ़ा दो। लेट्स दिस एंगल इज v, ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी v है, और इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये वाला एंगल ये है, ये एंगल आएगा। अच्छा ये 90 है, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा एंगल दिखना, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल बनना चाहिए 90 माइनस थीटा प्लस 90 थीटा प्लस 90, तो बनेगा 270 माइनस 90 90 90, 270 माइनस 2 थीटा बनेगा। तो कोई पूछे ये एंगल क्या होना चाहिए, तो 180 में से इसे घटा दो, तो 180 माइनस 270 प्लस 2 थीटा, तो बनेगा 2 थीटा माइनस 90 बनेगा। ये बन गया 2 थीटा माइनस 90। अब रॉड की एक प्रॉपर्टी है, मैं कहा था रॉड पे किसी भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी रॉड के डायरेक्शन में सेम होती है। तो इस रॉड पे 2 पॉइंट वेलोसिटी, इसकी और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम होगी। ये फिक्स रॉड की प्रॉपर्टी है कि रॉड पे किसी भी 2 पॉइंट की वेलोसिटी रॉड के डायरेक्शन में सेम होती है। तो v है ये थीटा, तो v का कॉस कंपोनेंट, दिस इज v cos थीटा, मस्ट बी इक्वल टू, इसको v1 मान लो, दैट इज v1 का ये वाला कंपोनेंट, दिस इज cos 2 थीटा, यहां से v रहने दो माइनस 90, तो यहां से v रहने दो, ये v1, और यहां से cos ऑफ माइनस cos ऑफ थीटा, ये बनेगा 90 है ना, बनेगा sin 2 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, cos से cos कट गया, तो v1 की वैल्यू आ गई v अपॉन 2 sin थीटा। अब ये बन गया
अच्छा ये जितना इधर आएगा उतना ही ये थीटा बढ़ेगा। ये कैसे कहोगे बढ़ेगा? बढ़ेगा, पता है क्यों बढ़ेगा? ये इधर जाएगा तो इस रॉड को इधर जाना पड़ेगा, ये वाला एंगल बढ़ेगा ना, ये भी एंगल बढ़ेगा, थीटा इंक्रीज करेगा। तो जब थीटा इंक्रीज करेगा तो कहां तक इंक्रीज करेगा? 90 तक, यहां तक इंक्रीज करेगा। थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा, और साइन थीटा इंक्रीज करेगा तो v1 डिक्रीज करेगा। तो स्पीड ऑफ दिस पॉइंट विल बी डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। तो इसका बी पार्ट सही है। इट्स आंसर बी पार्ट। देखना 31 का आंसर क्या दिया है। 31 का आंसर चेक करो।